हेलो गाइस, आपका मेरी यूट्यूब चैनल फिर से स्वागत है। आज बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी के प्रति छात्र छात्राओं एवं आम जनमानस को जागरूक करने हेतु कृपया स्वयं जागरूक रहें एवं अन्य को भी जागरूक करने का कष्ट करें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही अहम और बहुत ही खास होने वाला है। नागरिकों के लिए साइबर अपराध से बचने हेतु भूमिका। वर्तमान उद्देश्य की डिजिटल दुनिया में युवा छात्र इंटरनेट का उपयोग जैसे अध्ययन, सामाजिकता, सोशलाइजिंग, खेल तथा अन्य गतिविधियों के लिए अधिकाधिक कर रहे हैं। सामाजिकता इंटरनेट के अनेक लाभ हैं, परंतु इसके साथ जोखिम भी जुड़े होते हैं। साइबर अपराधी। साइबर यह पुस्तिका नागरिकों को साइबर अपराध के बढ़ते खतरों के प्रति जागरूक करने और उन्हें अपने आप को सुरक्षित करने के मुख्य तरीकों के बारे में जानकारी देने के लिए तैयार की गई है। इसमें साइबर वर्ल्ड में होने वाले धोखाधड़ी के तरीकों, उनके चेतावनी संकेतों और खुद को सुरक्षित रखने के उपायों के बारे में बताया गया है। अवसर छात्रों को विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी के माध्यम से निशाना टारगेट बनाते हैं। इस पुस्तिका का उद्देश्य स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं को नवीनतम साइबर सुरक्षा धोखाधड़ी के संबंध में जागरूक करना तथा ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक कदम उठाने में उनकी सहायता करना है। तो नंबर 2 पे हमारा है साइबर धोखाधड़ी के तरीके की सूची। तो सबसे फर्स्ट पे आपका यूपीआई घोटाले। नंबर 2 नेट बैंकिंग धोखाधड़ी। नंबर 3 क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी। नंबर 4 निवेश या लॉटरी घोटाले। नंबर 5 नौकरी घोटाले। नंबर 6 ई कॉमर्स धोखाधड़ी। नंबर 7 सोशल मीडिया घोटाले। नंबर 8 डिजिटल गिरफ्तारी वसूली घोटाले। नंबर 9 विशिंग घोटाले और नंबर 10 साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग। तो ये आपके 10 सूची हैं धोखाधड़ी करने वालों की। तो सबसे पहले आपकी है यूपीआई घोटाले। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई घोटाले तब होते हैं जब धोखेबाज नकली भुगतान अनुरूपों या नकली क्यूआर कोड स्कैन करके उपयोगकर्ताओं को पैसे भेजने के लिए बाध्य करते हैं। आम आवश्यक उद्देश्य। नंबर 1 नकली धूम्रपान अनुरूपों प्राप्त करना, नकली क्यूआर कोड स्कैन करना और फर्जी फास्टर कवर प्रतिनिधियों द्वारा यूपीआई फ्रेंडसिकल्स पूछना। नंबर 2 रोकथाम के सुझाव। कभी भी अपना यूपीआई पिन किसी के साथ साझा ना करें। नंबर 2 भुगतान करने से पहले हमेशा भेजने वाले या प्राप्तकर्ता की पहचान सत्यापित करें। और नंबर 4 अनजान क्यूआर कोड स्कैन करने से बचें। और नंबर 5 मल्टी फैक्टर ऑथेंटिक्स का उपयोग करें और यूपीआई ऐप्स को अपडेट रखो। इसके बाद में आता है आपका नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग धोखाधड़ी तब होती है जब साइबर अपराधी फिशिंग अटैक, गेटवेयर या नकली वेबसाइट के माध्यम से आपके बैंकिंग प्रिंसिपल्स चुराते हैं, जिससे अनधिकृत लेनदेन होता है। अब इसके बाद में आम उद्देश्य एसएमएस
या ईमेल के माध्यम से नकली फेक बैंक लिंक या विलिक क्लिक करना। नंबर 2, सार्वजनिक वाईफाई के माध्यम से ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करना। नंबर 3, अनजाने में अनाधिकृत सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना। इसके रोकथाम के सुझाव बताते हैं आपको। अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें। अपनी बैंक की वेबसाइट तक पहुंचने के लिए URL टाइप करें और किसी भी बैंकिंग लेन देन के लिए सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग ना करें। नंबर 3, अतिरिक्त सुरक्षा के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें। और नंबर 4 है आपका, अपने खाते की नियमित रूप से निगरानी करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत रिपोर्ट करें। अब भैया बात करते हैं, इसके बाद में है आपका क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी। जो भी आपका क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी होता है वो कैसे होता है, जब कोई व्यक्ति आपकी कार्ड विवरणों को चुरा लेता है और ऑनलाइन शॉपिंग या कार्ड की नकल वालोनिंग करके अनाधिकृत लेन देन करता है। आम उद्देश्य है इसके सुरक्षित वेबसाइटों पर शॉपिंग करना। नंबर 2, इसका उद्देश्य है ATM या पॉइंट ऑफ सेल POS मशीनों पर स्कैनिंग डिवाइस लगे होना। और नंबर 3, आपका कार्ड सेवा प्रदाता होने का दावा करने वाले फिशिंग ईमेल और इसकी रोकथाम है। कार्ड विवरण किसी भी ब्राउज़र या वेबसाइट पर स्टोर ना करें। क्रेडिट कार्ड स्टोरेज के नियमित रूप से निगरानी करें और खोए हुए कार्ड की तुरंत संबंधित बैंक को रिपोर्ट करें। अगर कोई आपका कार्ड खो जाता है तो उसको क्रेडिट कार्ड खो जाता है तो उसको बैंक को तुरंत सूचित करें। इसके बाद में आपका ऑनलाइन खरीदारी के लिए सुरक्षित भुगतान गेटवे का उपयोग करें। इसके बाद में आता है आपका निवेश या लॉटरी घोटाला। धोखेबाज पीड़ितों को नकली एवं लुभावनी योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जैसे मान लो बोल देते हैं आपकी लॉटरी लगने वाली है, वो लगने वाली, तो उसमें आदमी क्या होता है कि मैं एक साथ करोड़पति हो जाऊंगा, और वो आपको लुभाने के लिए ऐसे ऑफर करते हैं और आप उनकी बातों में फंस जाते हैं। तो एवं बड़े रिटर्न करने का वादा करते हैं या यह दावा करते हैं कि आपको लॉटरी जीती है और पुरस्कार एकत्र करने के लिए कर या शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके बाद में आम उद्देश्य बता रहे हैं इसके। निवेश के उच्च रिटर्न वाले अवसरों के बारे में ईमेल प्राप्त करना। नंबर 2, पुरस्कार जारी करने के लिए प्रोसेसिंग शुल्क मांगने वाले लॉटरी ईमेल। और नंबर 3, नकली निवेश ऐप्स और वेबसाइटें, क्योंकि ये जब आपको लिंक देते हैं कि आप इस पर क्लिक कीजिए, आपकी लॉटरी लगने वाला है और आपको इतना, आप 1,000 खर्च करेंगे तो आपको 1,00,000 मिलने वाला है, या आपको 1,00,000 खर्च करेंगे तो आपको 10 लाख मिलने वाला। तो ये भी आपकी पास में जो ईमेल आती हैं वो कौन सी ईमेल होती हैं, वो भी एक तरह के फेक होती हैं, और आप उस पर जब कर देते हो तो उसमें फिर कोई लेन देन नहीं होता और आपके साथ में क्या होता है, एक फ्रॉड होता है। जी। अब इसके बाद में आपकी रोकथाम। नंबर 1, ऐसी योजनाओं में निवेश ना करें। पहले बता रहा हूँ, अगर ऐसी आपके पास में लिंक आती हैं तो उस पर ऐसा अपना पैसा निवेश ना करें। जो असमान रूप से उच्च रिटर्न का वादा करती हूँ। निवेश कंपनी वैधता की हमेशा सत्यापन करें। जब आपने किसी लॉटरी में भाग नहीं लिया है तो लॉटरी ईमेल को नज़रअंदाज करें। जैसे मान लो आपके पास कोई लॉटरी का कॉल आया या कोई मैसेज आया, आपके पास कोई संदेश आता है और आपने किसी ईमेल में किसी लॉटरी के लिए कोई आवेदन नहीं किया है
और आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है तो आप ऐसी मैसेज या वार्तालाप पर कोई विश्वास ना करें, उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। निवेश कंपनी की वैधता की हमेशा सत्यापन करें। जब आपने किसी लॉटरी में भाग नहीं लिया है तो लॉटरी ईमेल का नज़रअंदाज करें और बड़े निवेश करने से पहले वित्तीय विशेषज्ञों से सलाह लें। अगर आप बड़े निवेश कर रहे हो, यानी कि किसी कंपनी के साथ में ऐसा पैसा लगा रहे हो, किसी फ्रॉड कंपनी में अगर पैसा लगा रहे हो, आपको पता नहीं है कि फ्रॉड कर सकता है, तो आप बड़े वित्त यानी कि फाइनेंस जो होता है आपका, इनकम टैक्स वगैरह, इन अधिकारियों से संपर्क में रखें कि और इनसे पूछें क्या यह सही है, हमारा पैसा जो लगा रहे हैं वो सही लग रहा है या गलत लग रहा है, तो उनकी सलाह परामर्श जरूर लें। इसके बाद में है आपका धोखेबाज लॉटरी का घोटाला, यानी नौकरी। जो बहुत से लोग नौकरी का आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है नौकरी के नाम पर कि हमको 5 लाख दो या 10 लाख दो, 8 लाख दो, क्या आपको रेलवे में नौकरी मिल जाएगी, क्या आपको बैंक में नौकरी मिल जाएगी, क्या आपको टीचिंग की नौकरी मिल जाएगी, क्या आपको IAS बना दिया जाएगा, क्या आपको PCS बना दिया जाएगा, क्या आपको IPS बना दिया जाएगा, क्या आपको वो बना दिया जाएगा। तो वो कुछ लोग ऐसे नौकरी के झांसे भी देते हैं, तो उसके बारे में भी बताया गया है नौकरी का घोटाला कि उसमें कैसे घोटाला करते हैं। तो धोखेबाज छात्रों को निवेश रूप से पार्ट टाइम कार्य या इंटर्नशिप के लिए नकली नौकरी के प्रस्ताव देकर निशाना बनाते हैं ताकि वे उनकी व्यक्तिगत जानकारी या पैसे चुरा सकें। अब आपको समझ में आ गया होगा इस बारे में। अब इसके बाद आम उद्देश्य के नंबर 1, नकली फेक नौकरी के प्रस्ताव जो आपको प्रशिक्षण या बैकग्राउंड चेक के लिए पैसे जमा करने की मांग करते हैं। नंबर 2, आपके बैंक खाते के विवरण जैसी व्यक्तिगत जानकारी मांगना। और नंबर 3, ऐसी इंटर्नशिप जो वास्तविक रोजगार की ओर कभी नहीं ले जाती। अब देखिए, मान लो आप स्टडी कर रहे हैं, जैसे मान लो आप 12th पास कर लिया या कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपके पास कोई कॉल से आता है कि आप इस समय क्या कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं क्या हैं, तो आप बताते हैं हम स्टूडेंट हैं, हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अपनी जानकारी पहले दे देते हैं उसको और उससे नहीं पूछते आप कौन कैसे कहाँ से बोल रहे हैं। तो आप अपनी जानकारी शेयर करने से फिर आपसे कहेंगे कि आपको हम एक नौकरी प्रोवाइड कराएं तो आपको कैसा रहेगा, आप कहेंगे जी सर अच्छा रहेगा। तो नौकरी किस फील्ड में, तो आपसे कहेंगे कि नौकरी तो आपको मतलब कैसे भी बोल सकते हैं, संविदा वगैरह कैसे भी कि आपको हमारे साथ हमारे पास रेलवे में या फिर बैंक में किसी में संविदा में आपको 5 लाख 10 लाख सिक्योरिटी तौर पर पेमेंट हमें देना पड़ेगा और तब हम आपको उसमें लगा सकते हैं और आपकी डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी हैं आप हमको उस दे दीजिए और हम वेरीफाई करके आपको उसमें ज्वाइन करा सकते हैं। तो आप उनकी बातों में आकर के हंसी फुसी मतलब बहुत वो होते हो कि हमें तो बहुत करोड़ों की नौकरी मिल गई है, अब तो हम जैसा कोई राजा महाराजा नहीं होगा। तो आप ऐसी बातों में उनके झांसे में नहीं फंसे, तो उसका विशेष ध्यान दें। तो धोखाधड़ी करने वाले आपसे ऐसी मीठ चुपड़ी बात करके आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं और कभी भी बिना जांच पड़ताल किए और अपने डॉक्यूमेंट को कभी किसी के साथ शेयर ना करें। इसके बाद में इसकी रोकथाम हम कैसे करते हैं। जिस कंपनी द्वारा नौकरी या इंटर्नशिप की पेशकश की गई है उसकी जांच करें, यानी किसी का मैसेज आपके पास आया है या कॉल्स आया है तो पहले गूगल्स या अपने किसी विशेषज्ञ जैसे आपके बड़े कोई सीनियर हों, हाँ, या फिर आपकी फैमिली में कोई जिन्हें पता है कि ऐसे फ्रॉड्स वगैरह से होते रहते हैं तो उनसे पूछिए कि हमारे पास ये कॉल आया है, क्या ये सही है या गलत है। बहुत से आपके गली मोहल्ले सोसाइटी में मास्टर लोग वगैरह होते हैं या कोई ऑफिसर वगैरह होते हैं तो उनसे भी अपनी सलाह मशवरा ले सकते हैं कि हमारे पास ऐसा कॉल आया है, क्या ये सही है या गलत है।
तो उस अगर वो बताते हैं सही है, चेक करने के बाद यानी कि उसे सत्यापित करने के बाद ही अपना अगला कदम आगे बढ़ाएं, तभी उसमें अपना पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे पहले अपना पैसा इन्वेस्ट मत करो, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। नंबर 2, उन नौकरी प्रस्तावों से बचें जो व्यक्तिगत जानकारी की अग्रिम भुगतान मांगते हैं। नौकरी के प्रस्ताव को सीधे कंपनी से सत्यापित करें। इसके बाद में ई कॉमर्स धोखाधड़ी। धोखेबाज नकली कैफ या कॉमर्स वेबसाइट या प्लेटफॉर्म प्रोफाइल्स बनाकर उपभोक्ताओं को लुभाने डील के माध्यम से घटिया उत्पाद बेचने का प्रयास करते हैं। अब आपको पता होगा कि अब गूगल पे भी कॉपी करके अपनी वेबसाइटों को तैयार करते हैं, और उन आप जैसे पता है कि हर कुछ बहुत सारा डेटा आपका, कुछ भी डेटा, सब कुछ अब ऑनलाइन है और वो गूगल पे पड़ा हुआ है, और वेबसाइट के माध्यम से वो हम सब उसको चेक कर लेते हैं। तो जो हैकर होते हैं और जो धोखेबाज होते हैं वो अपनी ईमेल और वेबसाइट बना करके उस पे भी पैसे ठगने का अपना पूरा काम करते हैं। तो उससे भी आपको बचना है, क्योंकि वेबसाइट भी ठगों ने अपनी बना रखी हैं, तो उस पर भी विशेष ध्यान देना है कि यह वेबसाइट ठीक है या गलत है। और अगर आपसे पहले पेमेंट की बात करती है तो फ्रॉड है। देखो मैं छोटी सी बात बताऊँ, आज मेरे साथ में मैं अपना जो बाइक की प्लेट है उसको ऑनलाइन कराने गया था। तो एक साइट थी, उस डाल रखी थी HRPS कुछ ऐसे कुछ डाल रखी थी वेबसाइट। हमने डाला उस पर, तो हमने लॉगिन किया उसको। लॉगिन करने के बाद हमने कुछ भी नहीं डाल पाए उसमें, तो पेमेंट मांगने लगा। हमने सोचा अभी तो हमने कुछ फॉर्म फिल किया ही नहीं इसमें, ना कुछ अप्लाई किया है, ये पेमेंट क्यों मांग रहा है। तो पेमेंट भी 1300 1500 रुपये मांग रहा था। फिर हमने उसको कैंसिल किया, फिर दूसरी वेबसाइट से जांच करके ही उसको फिर फिल किया। तो देखो अगर मैं उसमें 1300 डाल देता तो मेरा वो चला जाता, मेरा वो काम प्लेट का ऑनलाइन का नहीं होता। तो इसलिए गूगल पे भी जो वेबसाइट डोल रही हैं वो फर्जी डोल रही हैं, उसमें अभी आप ठीक से जांच लें, तभी अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट यानी लगाएं जो आप काम कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद में है आपका नौकरी के प्रस्ताव को सीधे कंपनी से सत्यापित करना। ठीक है, ओके। अब इसमें है ई कॉमर्स धोखाधड़ी। धोखेबाज नकली केक फेक ई कॉमर्स वेबसाइट या प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइल बनाकर उपभोक्ताओं को लुभाने डील के माध्यम से घटिया उत्पाद बेचने का प्रयास करते हैं। जैसे बता रहा हूँ कि उसमें आप कहेंगे भाई हमें टाटा कंपनी में वो बनना है, तो उसमें क्या करेंगे, कहीं से फ़ोटो उठाई और वहाँ पे टाटा की वहाँ पे लगा दी पिक, तो आपको लगेगा वास्तव में ये ब्रांड है और ये ब्रांड हम यहाँ से खरीदेंगे, तो यहाँ पर टाटा कंपनी का ब्रांड है। तो वो आपको लुभाने चक्कर में आपसे मनमाने पैसे मांगेंगे और आप उसमें पे कर देते हैं, तो आपको ना तो ब्रांड मिलेगा ना आपके पैसे मिलेंगे। तो आप इसी जो हैकर होते हैं और जो धोखाधड़ी वाले होते हैं उनकी इस तरीके वेबसाइट पे उस पर बनी रहती हैं। तो इसके आम उद्देश्य हैं जी, लुभाने डील के माध्यम से घटिया उत्पाद बेचने का प्रयास करते हैं। और आम उद्देश्य इसके नकली वेबसाइटों की विक्रेता जो बहुत ही कम कीमत पर उत्पाद बेच रहे हों, भुगतान करने के बाद उत्पाद की डिलीवरी नहीं होती हो, और असली वस्तुओं के भुगतान के बाद नकली उत्पाद मिलना। जैसे कि मान लो कि ये वेबसाइट में बना दिया कि यहाँ से आपको ये ख़रीदना है, जैसे हमारा फ्लिपकार्ट हो गया या आपका अमेजॉन हो गया, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग जो करते हैं वो हो गया। तो वो अपनी फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पर या
मतलब किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो अपना अकाउंट यानी कि बनाते हैं उस पर। और उसे बनाने के बाद में जैसे मान लो मैं कोई टी शर्ट मैं बुक कर रहा हूँ वहाँ पे, और उन्होंने बहुत शानदार सी टी शर्ट डाल रखी है, उस पर पिक लगा करके मैं उस पर क्लिक करता हूँ, तो उस टी शर्ट की कीमत बाज़ार में होगी लगभग 1500 रुपये। तो मुझे वहाँ दिखाएंगे कितनी, वो अपनी साइड पे 1500 वाली डिस्काउंट काट कूट के, यानी 80% डिस्काउंट, तो आपका लगभग 1500 300 300 रुपये करीब दिखाएंगे वहाँ को फिर हमको। तो हमें लगेगा भाई यहाँ तो बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है, यहाँ तो बाज़ार में लेकर आएंगे तो 1500 मिल रही है, यहाँ 300 पड़ रही है हमें, तो ऐसे मतलब ऑफर अच्छा है, ऐसे ही बुक कर लें। तो हम वहाँ पे कहीं जल्दबाजी में क्या उसका करते हैं, क्लिक करते तो उनके अकाउंट में आप पैसे जैसे मांगता है QR कोड वगैरह सब कुछ लगा रखते हैं, वो हमें वहाँ से स्कैन करके पे करते हैं पेमेंट को, यानी कैश ऑन डिलीवरी का तो अलग होता है, मतलब ऑनलाइन पहले ही मांगते पेमेंट को। तो हमारा वहाँ पे क्या होता है, हमारे साथ में फ्रॉड हो जाता है, ना हमें वो टी शर्ट पल्ले पड़ेगी, और जो हम पैसा पे कर देते उनको वो भी हमारे हाथ से चला जाता है। इसके बाद में है आपका रोकथाम की सुझाव। विश्वसनीय ई कॉमर्स वेबसाइटों से ही खरीदारी करें, यानी कि विश्वसनीय जो ई कॉमर्स है उसी से आप क्या करें, अपनी खरीदारी को जारी रख सकते हैं। नंबर 2, खरीदारी करने से पहले विक्रेता की प्रामाणिकता तथा रेटिंग की जांच कर लें। जैसे मान लो जो रेट उसने डाल रखे हैं वो बाज़ार के मुताबिक ठीक हैं या गलत डाल रखे हैं। जैसे मान लो बाज़ार में कोई चीज़ 500 रुपये की आपको मिल रही है और आप ऑनलाइन करके मंगा रहे हो दिल्ली से, तो उसका कन्वेंस भी तो लगेगा, तो उसकी कीमत और वो जो आप ऑनलाइन कर रहे हो उसकी कीमत सेम होनी चाहिए, यानी कि कम नहीं होनी चाहिए। क्या मैं बताया पहले आपको 1500 टी शर्ट है और आपको शो कर दिखा रहा है कितनी की, 300 रुपये की, तो वो पक्का ही फ्रॉड आपको लुभाने चक्कर में कर रखा है इन लोगों ने। नंबर 3 पे आती सुरक्षित भुगतान गेटवे का उपयोग करें और अज्ञात खातों में सीधे हस्तांतरण से बचें। बहुत कम कीमत वाले ऑफर से सावधान रहें। पहले बता चुका हूँ, बहुत कम कीमत वाला कोई प्रोडक्ट ऑफर आपको दे रहा है कोई व्यक्ति, तो उससे सावधान रहें, क्योंकि वो आपके साथ में फ्रॉड करने के लिए तैयार बैठा है। इसके बाद में आता सोशल मीडिया घोटाला। इसमें क्या होता है, साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग लोगों की व्यक्तिगत जानकारी साझा करने और मेलिकॉन्स लिंक पर क्लिक करने या धनराशि ट्रांसफ़र करने के लिए कहते हैं। आम आम परिपथ है इसका। नंबर 1, नकली प्रोफाइल द्वारा मित्रता या धन मांगने की पेशकश। और नंबर 2, व्यक्तिगत डेटा चुराने वाले मैलिकॉस लिंक वाले संदेशों। और नंबर 3, आपातकालीन वित्तीय सहायता मांगने वाले धोखेबाज। रोकथाम है इसकी, तो इसके सुझाव, अज्ञात व्यक्तियों की मित्रता अनुरोधों को स्वीकार करते समय सतर्क रहें। अपना फ़ोन नंबर, पता या बैंकिंग जानकारी सार्वजनिक रूप से शेयर ना करें। और संदिग्ध खातों को रिपोर्ट और ब्लॉक करें। और सोशल मीडिया पर गोपनीय सेटिंग्स का उपयोग ना करें। जैसे मान लो सोशल मीडिया पर आप, जैसे मान लो आपने कोई ऐप को ओपन किया और वहाँ पे क्या होता है कि आपसे कई तरह की परमिशंस मांगता है। परमिशंस में क्या होता है कि मान लो आपके कैमरा ऑन करवा दिया उसने, या फिर और तरह की परमिशन आप अलाउ करते हो उसको, मतलब एक तरह से जांचो। अगर उस परमिशन आप कोई ऐप ले रहे हो और उस परमिशन को ऑन कर रहे हो, अगर आपको लगता है वास्तविकता में कि हमें ये परमिशन इसको अलाउ करनी है, हो सकता है आवश्यकता होगी, तब हमको उस परमिशन को ओपन यानी अलाउ करना है। और लगता है कि हमारी जानकारी निकालना चाह रहा है, तो वहाँ पे हम अपनी परमिशन को अलाउ नहीं करना है। तो ठीक ऐसे ही इसके अंदर बता रहा है कि अपना जो खाते अकाउंट वगैरह होते हैं किसी के साथ शेयर
ना करें। ठीक है। तो और जैसे कि मान लो कोई अनजान व्यक्ति का नंबर आता है या कोई सेटिंग को छिड़ती है उसकी, तो आप उसको क्या करें, वहीं पे उसको ब्लॉक करें। यानी कि उसको ज़्यादा उससे वार्तालाप ना करें, वहाँ पे उसी को स्टॉप ब्रेक करें। क्योंकि अगर ज़्यादा उसको करोगे फिर आपको क्या करेंगे वो, आप समझ सकते हो कि किसी सेटिंग के साथ छेड़ोगे तो आपके साथ फ्रॉड में हो सकता है। इसके बाद में आती डिजिटल गिरफ्तारी वसूली घोटाला। इन घोटालों में पीड़ितों को धमकी भरे कॉल या संदेश प्राप्त होते हैं जिसमें कहा जाता है कि वे जांच के दायरे में हैं या उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लंबित है। धोखेबाज मुद्दे या सुलझाने के लिए पैसे की मांग करते हैं। देखो डिजिटल गिरफ्तारी वसूली, अब देखो इसमें क्या चल रहा है। ये बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक दे रखा है इसमें, डिजिटल गिरफ्तारी वसूली। इसमें क्या करते हैं लोग बाग कि जो साइबर हैकर्स होते हैं उसमें आप कोई गलत चीज़ देख लेते हैं या किसी लिंक को ओपन कर देते हैं और आपको वो उस लिंक के अंदर फंसा देते हैं और आपको इतना फंसा देते हैं कि आप डर जाते हैं। वो आपसे कहेंगे कि आपको इतना पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा और नहीं करोगे तो आपको जेल हो जाएगी या आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा हैं। और आपसे किसी कंपनी का वो बनेगा कि आपने हमारी कंपनी से तो ये फ्रॉड किया है, ये तुमने ये वो किया है, आपसे हैकर इस तरीके से बात करेंगे। और हमारे फिर उनका कॉल आने वाला है, जो हमारे CEO जो भी वगैरह हैं, कॉल आने वाला है तो आप बचोगे नहीं, आप पक्की जेल जाओगे। तो इस तरीके के आपके पास में मैसेज मतलब कॉल्स आते हैं धमकी भरे और आपसे उन्हें पैसे वसूलने के लिए, ठगने के लिए। तो कभी कोई SHO बनेगा, कोई मिनिस्टर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा, तो आपको इस तरीके से पैसे ठगने के लिए आपको डरा धमकाएगा। तो भाई पहले अच्छी तरह सचेत रहें, जांचें क्या सामने वाला पर्सन जो कह रहा है ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है, तो उससे भी बचने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि हमने कोई वास्तविक क्राइम नहीं किया है तो आप नहीं डरें और उनसे खुलकर बात करें कि आपका क्या मैन है, क्या दायरा है, आप क्या चाहते हैं, और उनसे डर के कोई बात ना करें। आप डर जाते हैं तो आपका डर का फ़ायदा वो पूरा सामने वाले उठाते हैं और आपको ठगते हैं। और आप एक बार भी गलती से अगर पैसे डाल देते हैं तो वो आगे तक आपको परेशान करते रहते हैं। तो इसीलिए उनको एक पैसा तक नहीं डालना है। अगर कोई फ्रॉड आपके साथ करता है तो उसको कोई पैसा नहीं डालना है। तो आम परिपथ है इसके। नंबर 1, आपकी जांच या कानूनी कार्रवाई का दावा करने वाले धमकी भरे ईमेल या कॉल। और नंबर 2, कानून प्रवर्तक या कर अधिकारी बनकर धनराशि की मांग करने वाले धोखेबाज। नंबर 3, गिरफ्तारी या कानूनी जुर्माने की नकली नोटिस। आपको नोटिस भी आ सकते हैं कि आपने इसको नहीं पे किया है और आपके घर पर या आपके पास जहाँ भी आप रह रहे हो वहाँ पे हमारा इस नोटिस पहुँच जाएगा और आप इस दायरे से बचोगे नहीं। ठीक है। अब इसे रोकने के रोकथाम कौन से हैं। नंबर 1, धमकी भरे ईमेल या कॉल से घबराए नहीं या प्रतिक्रिया ना दें। अगर आपके पास कोई धमकी भरे मैसेज कॉल्स आ रहे हैं तो डरे नहीं। अगर आप डर रहे हैं तो उनसे बातें नहीं करें, यानी उनको कोई उत्तर ना दें। और नंबर 2, कार्रवाई करने से पहले कानूनी अधिकारियों के साथ सत्यापन करें। यानी कि अगर कोई आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ हमने कोई फ्रॉड किया ही नहीं है और हमारा हमको ये
लोग परेशान कर रहे हैं तो आप अपनी जगह सही हो तो कानून की सहायता लें और उनके साथ अपना जो आपको डिस्टर्ब या परेशान कर रहा है उनके साथ अपनी परेशानी को शेयर करें और उनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएं कि हमारे साथ में ऐसे लोग परेशान कर रहे हैं और हमें डरा धमका रहे हैं। तो उनके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं तो वो अपनी कार्रवाई आगे जारी रखेंगे।